वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साज से है जिंदगी का सोज़े दुरूद। शरफ में बढ़ के सुरैया से मुश्त खाक इसकी, कि हर शरफ है इसी दुर्ज का दुरे मकनू। मकाले माते फला तू न लिख सकी, लेकिन इसी के शोले से टूटा शरारे अफलातून। वजूद जन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम साइमा अली। वजूद जन के अगले एपिसोड के साथ हाजिर हैं। इतनी स्माइल देख के आपको लग रहा होगा ना कि आज कुछ खास होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं। मेरा हर गेस्ट ही ख़ास होता है, लेकिन आज भी बहुत ही ख़ास गेस्ट हैं। उनकी स्टोरी से पहले हम एक और स्टोरी सुनाते हैं आपको, जो हमेशा की तरह प्रोग्राम के इंट्रो में होती है। एलिज़ाबेथ गुकिंग ग्रीनलीफ की एक स्टोरी है। ये 11 नवंबर 1681 में पैदा हुई और इन्होंने अपने उस टाइम में, जिसकी मैं बात कर रही हूँ, अपने कॉलोनियल टाइम में, उस वक्त 13 कॉलोनी में ये पहली ऐसी ख़वातीन की लिस्ट में आई, पहली ऐसी खातून थी जिन्होंने एबोथोक्रेसी का काम शुरू किया। ये आपके लिए थोड़ा नया लफ्ज़ है, मैंने भी बड़ी मुश्किल से सीखा है अभी थोड़ी देर पहले। ये एक तरह से यूँ समझ लें कि मेडिसिन को समझने का काम है, और उसके बाद जिस तरह हमारे मेडिकल स्टोर्स होते हैं उस तरह का मेडिकल स्टोर बनाना, जो उस दौर में सिर्फ मर्द करते थे। और अभी तक हमारी सोसाइटी में भी ज़्यादातर आपको मर्द ही ये काम करते नज़र आएंगे। लेकिन इस बहादुर खातून ने 1681 में इनकी पैदाइश है, उसके बाद इन्होंने इस काम को जब शुरू किया, फिर उस वक्त के मिनिस्टर थे जो फिजिशियन थे, उनके साथ इनकी शादी भी हुई, माशाल्लाह इनके 12 बच्चे थे। लेकिन ये काम जब ये करती रहीं तो अपने उस दौर की पहली खातून शुमार हुई। 2012 में अमेरिकन फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने कुछ अवार्ड्स अनाउंस किए 2012 में, बहुत टाइम के बाद। और इनकी डेथ भी हो जाती है 1762 में, लेकिन इनकी डेथ के भी इतने टाइम के बाद ये उन 12 ख़वातीन में शामिल हुई, 17 ख़वातीन में शामिल हुई जिनको अमेरिकन फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने कंट्रीब्यूशन टू द फार्मासिस्ट के अवार्ड से नवाजा, और उनमें ये पहली खातून थी। ये कहानी मैंने इसलिए सुनाई कि हमारे साथ भी आज जो बहुत प्यारी सी गेस्ट मौजूद हैं, बहुत स्माइलिंग, कोऑपरेटिव और हमेशा एक हम्बल मिजाज के साथ हमारे तलबा तालबात को डील करती हुई नज़र आती हैं हमें। ये हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब की पहली लैब असिस्टेंट हैं, जो कि एक मुश्किल काम है, मुझे सुन के लगा, लेकिन हम इनसे सुनेंगे। और एक और बहुत कमाल बात पता है क्या है, ये मेरी हम नाम है थोड़े से इजाफे के साथ, साइमा अली शेर। अस्सलाम वालेकुम साइमा। वालेकुम सलाम मैडम। कैसी हैं आप साइमा? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। अच्छा, ये बताएं कि कैसा लग रहा है बिल्कुल इतनी यंग सी एज में आपको एक ऐसा एजाज़ मिल रहा है, जो ज़ाहिर है आपने खुद भी कहा कि ये हमारे पास भी इस वक्त 9 लैब्स हैं और उनमें से 8 मेल अटेंडेंट हैं और एक सिर्फ आप फीमेल अटेंडेंट हैं वहाँ पर। तो इसके बारे में भी हम बात करते हैं। पहले ये बताएं कि आप पैदा कहाँ हुई थी? मैडम, मैं मुल्तान में ही पैदा हुई थी। अच्छा। और मेरा जो बचपन है ना, वो बाकियों से बहुत डिफरेंट रहा है, क्योंकि मैं पैदा प्री मैच्योर हुई थी और मेरी अम्मी और अब्बू को भी लगता था कि बस मैं नहीं बच पाऊँगी, पर देखें अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी माशाल्लाह। रखी और मैं आज किसी मकाम पर भी हूँ। फर्स्ट फीमेल लैब अटेंडेंट होने के साथ साथ ना, मैं अपनी फैमिली में, अपने ददियाल वाली साइड पर फर्स्ट पर्सन हूँ जो एजुकेटेड भी है और साथ ही यूनिवर्सिटी लेवल पे जॉब भी कर रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जो आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन है सारी मुल्तान से ही है? जी, मुल्तान से ही है। मैंने जो है ना ग्रेजुएशन अभी की है, मेरी कोई बहुत ज़्यादा अभी मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ, लेकिन मैंने कंटिन्यू किया हुआ, और ये मेरी किस्मत है कि अल्लाह ताला ने मुझे जो है ना बहुत जल्दी, मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ने ना मुझे एजाज़ से नवाजा है और मैं किसी मकाम पर हूँ, मैं अपनी अम्मी के लिए कुछ कर पा रही हूँ। और ऐसा बहुत कम लोगों को मैडम मौका मिलता है, जिसमें से एक मैं हूँ। माशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि कभी सोचा था, मतलब जब जैसे बच्चे पढ़ना शुरू होते हैं, आप कितने बहन भाई हैं? मैं सिंगल हूँ। एक ही हैं? जी, चलिए, तो फिर तो बहुत लाडली भी होंगी। लाडली भी हूँ। हाँ जी। ज़ाहिर है। और जिस तरह आपने बताया कि आपके पेरेंट्स को तो ये भी पता नहीं था कि आप बच भी पाएंगी हाँ कि जी, नहीं। क्योंकि उसका रीज़न ये है कि मेरे पहले जो बहन भाई थे ना, वो उनकी डेथ हो चुकी थी।
सही सही, चले वो अल्लाह ताला आपको हाँ ज़िंदगी जी, दे आमीन, और बहुत बहुत सारी शुक्रिया। खुशियों के साथ ज़िंदगी दे। साइमा मुझे ये बताएं कि छोटे होते शरारती थी या मतलब बहुत पैम्पर्ड रखा था कि बचा बचा के रखते हैं ना पेरेंट्स, बाज़ औक़ात जी। जब उनके कोई सिंगल चाइल्ड होता है तो उसको बड़ा बचा बचा के रखते हैं, खेलने नहीं देना बाकियों के साथ, कहीं बीमार ना हो हाँ जाए, जी, तो बिल्कुल ऐसा ऐसा ही। प्रोटेक्टेड रहा? हाँ जी, ऐसा रहा, ऐसा इसलिए रहा, उसके 2 रीज़न्स थे। एक तो मैं प्रीमेच्योर होने की वजह से वीक थी। मुझे चोट बहुत ज़्यादा लगती थी और मैं फिर रिकवर भी बहुत टाइम मुझे लगता था रिकवर होने में। और उसका दूसरा रीज़न ये था कि मेरी अर्ली एज में मेरे अब्बू की डेथ हो गई थी। हुँ, तो उसके बाद मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी वो मेरी अम्मी के ऊपर आ गई थी। हुँ, हुँ। अब फिर कोई ज़रिया नहीं था, तो फिर मेरी अम्मी ने ना खुद ही जॉब करना स्टार्ट किया। तो उन्होंने भी मेरी तरबियत ऐसे की कि मुझे ना खेलों से दूर रखा। को-करिकुलर एक्टिविटीज़ में बिल्कुल भी मुझे पार्टिसिपेट नहीं करने देती थी। वो मुझे अच्छा। जो है ना पढ़ाई की तरफ उन्होंने मेरा रुझान रखा, मेरी मेंटल ग्रोथ उन्होंने ऐसी की कि मैंने लाइफ में कुछ बनना है। मेरा जो ददियाल वाली साइड है ना, वहाँ पर स्टडी का इतना रुझान उस वक़्त नहीं था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2-3 सालों में आपको देख के मुझे देखकर भी और वैसे एनवायरनमेंट देखकर भी मतलब आपको लगता है कि आप उनके लिए कोई मोटिवेशनल पर्सनैलिटी बन गई हैं? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है, माशाल्लाह, क्योंकि वो माशाल्लाह। मेरे सामने मेरी एग्ज़ाम्पल दे रहे होते हैं। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हाँ जी, बिल्कुल। और इसका सारा क्रेडिट जो है ना वो मेरी अम्मी को जाता है। हुँ, मैं जब 6 साल की थी मेरे अब्बू को स्टमक कैंसर की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। हुँ, लेकिन उससे पहले वो 2 साल ना वो हॉस्पिटलाइज़ रहे थे। लास्ट में डायग्नोज़ हुआ था उनका कैंसर, तो फिर शौकत खाना में गए तो तब उनके पास लास्ट 3 मंथ्स थे। तो वो जो 2 साल की ड्यूरेशन थी उसमें मैं अपनी फूफो के पास रही, अम्मी क्योंकि हॉस्पिटल में होती थी। उसके बाद 2 साल बाद अब्बू की डेथ हो गई। फिर अम्मी जो है उस वक़्त थोड़ा-सा हमारे ऊपर हार्ड टाइम रहा। अम्मी की ने इद्दत के बाद फिर अपने पैरों पर खड़े होने का फ़ैसला किया। उन्होंने जॉब स्टार्ट की छोटी-छोटी। हुँ, फिर उन्होंने एक वक़्त आया कि उन्होंने ना नाइट ड्यूटी जो है ना जॉइन कर ली मेरी वजह से। हुँ, फैक्ट्री में वो जॉब करने लगी, हनी ब्रेड, ये जो बिस्किट वाली फैक्ट्री है, वहाँ पर वो करने लगी। और फिर ना उनकी रूटीन ये थी, मेरे लिए जो लाइफ़ की सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है ना वो मेरी मदर है। माशाल्लाह। उनकी ड्यूटी टाइमिंग थी शाम को 6 से सुबह 7 बजे तक। शाम को 6 बजे वो जाती थी, सुबह 7 बजे आती थी। इस ड्यूरेशन में 7 से 8 साल मैं अपनी दादी अम्मा के पास रही। उनका हुँ, और हमारा घर ना थोड़ा-सा डिस्टेंस पर है, तो मेरी अम्मी वहाँ मुझे खाना वगैरह खिलाकर उनके पास छोड़ कर जाती थी। तो फिर वो सुबह 7 बजे आती थी, तो मुझे मेरी अम्मी ने इतना ट्रेन किया हुआ था कि तुमने तैयार हो जाना है। पहले वो खुद करती थी, लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता मैंने अपनी ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। तो सुबह जब मेरी अम्मी 7 बजे आती थी, तो मैं रेडी होती थी स्कूल के लिए। माशाल्लाह। और वो नाश्ता लेकर आती थी बाहर से, मुझे करवा कर स्कूल छोड़ने जाती थी। मेरे स्कूल का रास्ता मेरे घर से 1.5 किलोमीटर का था। हुँ, हुँ, वहाँ पर उनकी जॉब भी टफ़ थी। फ़ौरन से आकर बिना रेस्ट किए वो मेरे साथ जाती थी और मेरा बैग भी खुद पकड़ती थी। जाती थी, फिर वो मुझे छोड़कर आती थी। आने के बाद वो सो जाती थी, 8-9 बजे सो जाती थी, फिर 11 बजे उठती थी। 11 बजे उठने के बाद वो लंच रेडी करती थी, खाना जो भी हमने बनाना होता था वो बनाती थी। उसके बाद छुट्टी का मेरा टाइम हो जाता था 1 बजे या 1:30 बजे, वो मौसम के साथ आपको पता है टाइम चेंज होता रहता है। तो हुँ, फिर वो उससे 10 मिनट पहले स्कूल में पहुँची होती थी मुझे रिसीव करने के लिए। अच्छा, रश में कभी मेरी अम्मी मुझे आने नहीं देती थी, क्योंकि सब कहती थी जब सब चले जाएँगे ना तब जाना। चाहे वो सही, खुद भी साथ होते थे, चाहे कभी बाद औक़ात मुझे खुद अकेले आना पड़ जाता। कभी उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि जैसे छुट्टी हो फ़ौरन से निकलो। ओके, वो बहुत मुझे बचा कर रखती थी। सही, और कभी मुझे ऐसे खेलने भी नहीं दिया बच्चों के साथ जैसे बाहर गली में खेल लेते हैं, नहीं। सही। इस तरह का कुछ भी नहीं था वो। कभी स्पीच वगैरह में, कॉम्पिटिशन में कभी भी नहीं गए आप? नहीं, अच्छा, तो घर में क्या खेलते थे अकेले? डॉल्स के साथ जो टॉयज़ होते हैं उनके साथ खेल लेती थी, हुँ, लेकिन वो भी मेरा एक टाइम फ़िक्स किया हुआ था मेरी अम्मी ने कि अच्छा, बस अब इतनी देर से इतनी देर खेल लिया, तो अब रखो, अब कुरान पाक का टाइम हो गया है, वो भेज दिया हुँ, कि बस अब इतना टाइम है। तो सबसे अच्छी जो चीज़ मुझे अपने बचपन की लगी है और मेरी अम्मी के अंदर मुझे लगी है, वो ये थी कि उनका मेरे साथ बहुत शॉर्ट टाइम होता था उनकी जॉब की वजह से। ज़ाहिर है, स्कूल से लाकर वो मुझे सुला देती थी। सही, सुलाने के बाद वो 4 बजे उठती थी, खुद भी फिर वो मेरे साथ सो जाती। ज़ाहिर है आपको पता है रात की नींद होती है। 4 बजे उठती थी, मुझे भी उठाती थी, कुरान पाक भेज देती थी। वहाँ से जब मैं आती थी तो मुझे अपने हाथों से खाना खिलाती थी वो। हुँ, उस खाने वाली ड्यूरेशन में ना वो हमारे पास होता था 1 से 1.5 घंटा। उस ड्यूरेशन वो मेरी तरबियत करती थी, मेरी मेंटल ग्रोथ करती थी कि जो है हमारे ऊपर अभी हार्ड टाइम है, हुँ, अच्छा वक़्त भी इंशाल्लाह आएगा। हुँ, हुँ, हर मुश्किल के साथ आसानी है, तो मैं तुम्हें दादी की तरफ छोड़ रही हूँ। वहाँ पर मेरी माशाल्लाह 6 चाची हैं हुँ, और वो सब बहुत अच्छी हैं, उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, ख़्याल माशा रखा कि कोई भी आपको किसी भी टाइम कोई भी काम कहता है आपको करना है। सही, इनकार आप नहीं कर सकती हो,
वो बड़े हैं, अगर वो आज हो सकता है कि आज आप उनकी कोई बात बुरी लगे, लेकिन कल को उन्होंने ही हमारा साथ देना है। सही। हमारे अब्बू नहीं है, भाई नहीं है, तो कल को वही खड़े होंगे ना। तो इस तरह से वो मेरी तरबियत करती थी लेकर। और उससे भी अच्छी जो बात ये थी ना मैडम, वो मेरी लाइफ की, और ऐसा मुझे लगता है कि मेरे साथ हुआ है, बाकियों शायद कोई एक हो जिसके साथ ऐसा हो। मेरी अम्मी एक दिन पहले जो मेरी मेंटल ग्रोथ या मेरी तरबियत करती थी ना, नेक्स्ट डे वही चीज़ें मैं स्कूल में जाके पढ़ती थी। अच्छा, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। एक दिन मेरी अम्मी ने मुझे सबर के ऊपर लेक्चर दिया, अगले दिन ही वो इस्लामियत का चैप्टर जो था वो टीचर क्लास में पढ़ा रही थी। तो आपको तो ऐसा लगता होगा मैंने सब पहले पढ़ा हुआ है। हाँ जी, और इसीलिए मैं अपनी क्लास की बहुत प्रोमिनेंट स्टूडेंट भी रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। ज़ाहिर है मतलब आप को करिकुलर एक्टिविटीज़ में नहीं थी, सिर्फ पढ़ना होता था, तो टॉपर रही होंगी। हाँ जी। जी, ये है प्यारी सी साइमा की बातें। और अभी ब्रेक का वक्त हो गया है। इसके बाद हम वापस आकर इनके इस ड्यूटी जो यहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब में इनके इसके बारे में पूछते हैं कि यहाँ तक कैसे पहुँची। जुड़े रहिएगा हमारे साथ ISP मुल्तान ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके। वजूद जन Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. वजूद जन। वेलकम बैक। और ISP के इस खूबसूरत से प्रोग्राम वजूद ज़न को आप ISP मुल्तान ऑफिशियल जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी साथ ना टिक कर देना, ताकि आपको ये इस तरह से प्यारी प्यारे से जो सितारे चमकते जगमगाते उनकी कहानियाँ मिलती रहें और ऐसे प्लेटफॉर्म भी आपको नज़र आएँ जहाँ पर आप आ सकते हैं, क्योंकि ISP का ये स्टूडियो जो है ये आप सबके लिए ओपन है। जी, तो साइमा अली शेर से बात करते हैं। ये लगता है ये जो साइमा अली के साथ शेर का इजाफा हुआ ना, इसकी वजह से आप ज़्यादा बहादुर हैं। तो जी बेशक। इतने माशाल्लाह अच्छी स्माइल के साथ आप अपनी कहानी सुना रही हैं मुझे ज़बरदस्त तरीके से। साइमा मुझे ये बताएं कि जब आपने ज़ाहिर है FSC की जी। तो क्या उस वक्त आपका क्या एम था, उस वक्त क्या सोचा था कि FSC प्री मेडिकल किया? नहीं सर, मैंने प्री इंजीनियरिंग किया। उस वक्त ओके। मुझे ना बायो स्टार्ट से कभी पसंद नहीं रही। अच्छा। एक तो मुझे वो पसंद नहीं थी, दूसरा जब मैंने उसका भी रीज़न था मैडम। उसका रीज़न ये था, मेरे जो फादर थे उनका मेरे साथ बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन रहा, सिर्फ 4 साल का अरसा। उसमें जब वो मुझे, जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो पढ़ने के लिए कोशिश करते होते हैं कि हमने भी स्कूल जाना, हमने भी ये करना है। तो मैं भी जब इस तरह के खेल खेलती थी तो वो मेरे अब्बू जो थे वो मुझे कहते थे कि मैंने तुम्हें जो है ना डॉक्टर बनाना है, मेरी बेटी का ओके। नाम होगा डॉक्टर साइमा। अच्छा। लेकिन वो फिर एक तो मेरा पर्सनल रुझान नहीं रहा डॉक्टरी की तरफ, लेकिन फिर उसके साथ साथ ना उसके लिए आपको पता है कि फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग होना भी ज़रूरी है। लेकिन मेरी लाइफ के थोड़े से हालात डिफरेंट रहे, तो लेकिन फिर मेरी अम्मी का एम था कि मैंने अपनी बेटी को जो है ना टीचर बनाना है। अच्छा। FSC तक मेरे माइंड में यही रहा कि मैंने टीचिंग करनी है। सही। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ FSC के बाद ना थोड़ी सी ड्यूरेशन मैंने टीचिंग करके देखी, पर फिर मुझे ना ये चीज़ रियलाइज़ हुई, स्कूल में मैंने की तो मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि मैं टीचिंग के लिए परफेक्ट नहीं हूँ। देखिए टीचर के ऊपर ना स्टूडेंट का पूरा फ्यूचर बेस कर रहा होता है। ज़बरदस्त। मैं इतनी छोटी सी उम्र में आपको इतनी बड़ी बड़ी बातें समझ आ गई। जी, ज़बरदस्त। मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ने मुझे डिफरेंट बनाया है। माशाल्लाह, इसमें कोई शक नहीं हाँ है। जी, और शायद अल्लाह ताला मुझसे कोई बहुत अहम काम लेना चाहते हैं, जिसके लिए अल्लाह ताला मुझे इतनी जो है ना जल्दी जल्दी प्रिपेयर कर रहे हैं। ज़बरदस्त। तो मैंने ये चीज़ देखी कि मैं टीचिंग के लिए परफेक्ट नहीं हूँ। मुझे तो पैसे मिल जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि जो स्टूडेंट मेरे अंडर रहकर पढ़ रहे हों
उनका फ्यूचर मेरी वजह से स्पॉइल हो जाए। क्योंकि मेरी फैमिली में एक ऐसा वाक़या हो चुका है, मेरे अपने ही क्लोज़ है ना, मेरी चाची के बच्चे 2 बच्चे थे, उन्होंने उनको बहुत अच्छे स्कूल में डाला, बहुत उनके ऊपर पैसा लगाया और उनकी जो है ना बहुत ज़्यादा ड्यूटीज़ पे की उनके एक्टिविटीज़ को लेकर, उनकी स्टडी को लेकर, लेकिन टीचर ने बेस नहीं बनाई थी, तो वो बच्चे आज लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाए। उसके बाद वो बच्चे कभी पढ़ ही नहीं पाए। सही। तो इसलिए फिर मैंने अपने फैमिली में होने वाले वाक़ये से सबक लिया। मैंने कहा नहीं, मैं किसी की ज़िंदगी के साथ नहीं खेल सकती, दुनिया मुकाफ़ात है, अगर मैं करूँगी तो मेरे आगे भी ज़रूर आएगा। फिर मैंने कहा नहीं, मैं टीचिंग के लिए परफेक्ट नहीं हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं टीचिंग कर पाऊँगी। उसके बाद फिर मेरा ये था कि मैंने लाइफ में ना किसी मकाम पर पहुँचना है, नॉन टीचिंग जॉब कर लूँगी, जॉब करनी है, क्योंकि मैंने अपनी अम्मी को सपोर्ट करना है, उनको थोड़े टाइम के लिए। देखिए लड़कियों के पास तो वैसे ही बहुत थोड़ा टाइम होता है, उनकी शादी कर दी जाती है और मेरे ऊपर भी प्रेशर इसी तरह से बहुत है, अम्मी के ऊपर भी है कि तुम अकेली हो, बीमार रहती हो, डायबिटीज़ पेशेंट है मेरी अम्मी, साथ ही बीपी की भी हैं, कि बस अब इसकी एज हो गई है, तुम शादी कर दो, अपने फ़र्ज़ जो है ना अदा कर दो। तो ये प्रेशर मेरे ऊपर 8th क्लास से है और 8th क्लास से ही मैं और मेरी अम्मी मिलके मेरी स्टडी के लिए, मेरी एजुकेशन के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, दुनिया से भी, फैमिली से भी। और अभी ग्रेजुएशन में तो मुझे फिर अपनी अम्मी से भी फ़ाइट करनी पड़ी थी कि नहीं, मैंने पढ़ना है, मैंने करना है। सही। तो एफएससी के बाद फिर आपने क्या किया? मतलब मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ऐसी कौन सी क्वालिफिकेशन है जिसकी वजह से आपको ये वाला जॉब मिला? ये जॉब मुझे एफएससी बेस पर ही मिला है, क्योंकि मेरी मैट्रिक और एफएससी में साइंस रही है, तो इस वजह से मुझे ये जॉब मिला है। इसके साथ कोई कोर्सेज होते हैं लैब अटेंडेंट के? जी कोर्सेज होते हैं, लेकिन मेरा जो एज रहा वो ये रहा कि मैंने ना यहीं आईएसपी में फार्मेसी डिपार्टमेंट में आज से 4 साल पहले पीएसटीए की तरफ से डिप्लोमा किया था, तो मुझे जो है ना डिप्लोमे में बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ट्रेड का सर्टिफिकेट मिला था। माशाल्लाह। और मैं टॉपर थी, 100 में से 99 मार्क्स थे मेरे। ज़बरदस्त। वो एक भी पता नहीं किस खाते में कटा होगा। हाँ जी बेशक। और उसके अलावा हमारे ना मंथली वो सॉफ्टवेयर जो था ना, वो 1 मंथ में जैसे कंप्लीट हो गया तो फिर से उसका जैसे एग्ज़ाम लिया जाता, उसमें भी मैं 2-3 में टॉपर रही हूँ अपनी क्लास में माशाल्लाह। तब भी मेरा कंपटीशन जो था वो गर्ल्स बॉय दोनों के साथ था। इवन के जो मेरे क्लास फेलोज थे वो आज मेरे कुलीग भी हैं लकीली। सही। वो भी मेरे साथ यहाँ, उनकी ज्वाइनिंग तो 4 साल पहले ही हो गई थी, लेकिन मेरी किस्मत मुझे 4 साल बाद यहाँ वापस ले आई है और इसके लिए मैं अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ। एफएससी के बाद मेरी अम्मी मुझे एडमिशन नहीं दिलवा रही थी, कहती नहीं बस बहुत हो गया, क्योंकि फिर तब तक अम्मी को ना डायबिटीज़ हो चुकी थी, उसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। 2-3 महीने हॉस्पिटल के भी हमें चक्कर लगाने पड़े थे, उनको जो है ना थंब में कट लग गया था। सही। फिर मेरी ज़िंदगी में मोड़ आया कि मेरे ननिहाल ने मुझे सपोर्ट किया, मेरे मामू की फैमिली, उनके एक मामू है मेरे, वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं, उनके बच्चे मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, वो सब मिलके, मेरी मामी ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। एफएससी में ना मेरी कंपार्ट आ गई थी मैथ्स में, तो मेरे एरिया जो है ना वो इतना ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं है, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो मुझे ना टीचर का प्रॉब्लम था, मेन मसला जो आया वो टीचर का आया। मैथ्स के लिए आपको पता है एक टैलेंटेड टीचर का होना ज़रूरी है। मेरे एरिया मैट्रिक के लिए बहुत एक्सपर्ट टीचर्स हैं, लेकिन आगे मैट्रिक से ऊपर जो है ना वो इतने अच्छे मुझे मिल नहीं सके, जिसकी वजह से मेरी कंपार्ट क्लियर नहीं हो पा रही थी। फिर अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी में वसीला बनाकर भेजा मेरे मामू मामी को, अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे, अपनी औलाद की बहुत सारी खुशियाँ देखें और उनको इस चीज़ का अजर आखिरत में अल्लाह ताला बेहतरीन अता फरमाए। फिर मेरे मामू ने अम्मी से कहा कि नहीं, हमने तो इसको पढ़ाना है, शादी तो कर देना, शादी करना तुम्हारा राइट है, लेकिन हमने इसको किसी मकाम पर पहुंचाना है। फिर मामू ने अपने घर में रखा, उन्होंने वहीं पर ही अपने एरिया में शाहरुख आलम में उन्होंने मेरा एडमिशन एक स्कूल में करवाया, वो इवनिंग अकेडमी थी, वहाँ पर बहुत अच्छे टीचर थे, उन्होंने मुझे पढ़ाया, अल्लाह ताला उनको भी इसका बेहतरीन अजर अता फरमाए। लास्ट चांस था मेरा सप्ली का, अगर मैं तब क्लियर नहीं कर पाती तो फिर मैं कभी भी आगे ना पढ़ पाती, लेकिन मैंने जो है ना हिम्मत नहीं हारी, मैंने मेहनत की और सिर्फ मेरे पास 25 डेज़ थे। 25 डेज़ में से जो 25th डे था ना उन तो मेरा पेपर था। सही। जाकर मैंने 1 महीने के अंदर तैयारी की, पास हो गई। मेरी मामी ने अपने घर पे रखा मुझे 1 महीने के लिए, मैं वहाँ रही, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और अब तक जितनी भी मैं क्वालिफाइड हो पाई हूँ 8th क्लास से वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं।
अम्मी को समझाते हैं, दुनिया वाले अम्मी को भी प्रेशर डालते हैं कि बस अब तुम कर दो इसका, लेकिन फिर मैं उनसे हेल्प लेती हूँ, वो अम्मी को समझाते हैं कि नहीं पढ़ने दो, पढ़ेगी इसका फ्यूचर बनेगा। सही। तो अभी अम्मी खुश होती हैं आपको देख के कि आप मतलब इतनी कॉन्फिडेंट है मेरी बेटी, ये इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया? अक्सर हम देखते हैं कि बच्चे जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ में होते हैं वो कॉन्फिडेंट होते हैं, आपने कहा आपको कभी इजाज़त नहीं मिली इसकी, तो ये इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया आप में? इस कॉन्फिडेंस का रीज़न एक तो मेरे लाइफ चैलेंजेस रहे हैं। सही। मेरे अंदर ना ये चीज़ अल्लाह ताला की तरफ से पाई जाती है कि जो भी सिचुएशन मेरे सामने आती है ना, मैं उसको अपना लेती हूँ। सही। मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ मैं अपना लेती हूँ उसके लिए फिर मुझे करना आसान हो जाता है। सही। मेरी अम्मी की तरबियत रही है, सबसे पहली जो दर्स का होती है ना, वो मैंने पढ़ा था 6th क्लास में, कि माँ की जो पहली गोद होती है ना, वो बच्चे की पहली दर्स का होती है। लेकिन मेरी माँ की तो लाइफ ही मेरे लिए पहली दर्स का रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो उनकी वजह से ये कॉन्फिडेंस हाँ है? जी, क्योंकि अभी आप माशाल्लाह सब जगहों पे काम करते हो, लोगों से बातचीत करते हो, इतना अच्छा आपका कम्युनिकेशन लेवल है माशाल्लाह। सो इसीलिए मैंने पूछा है ताकि बाकी लोगों को पता चले कि ये जी। कैसे इतनी कॉन्फिडेंट साइमा कैसे हो गई। ये इसके पीछे मेरी अम्मी है और मेरे मामू की फैमिली है, साथ ही मेरे टीचर्स, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा ना स्पेशल चाइल्ड की तरह उन्होंने मुझे पढ़ाया। हालांकि मैं गवर्नमेंट स्कूल में थी, गवर्नमेंट में आपको पता है एक क्लास में 60 टू 70 स्टूडेंट्स होते हैं। उन 60 टू 70 स्टूडेंट्स में ना मेरी टीचर मुझे स्पेशल इंटेंशन देते थे। लकी। तो आप बहुत लकी हैं माशाल्लाह। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुरू से लकी रही हूँ। और उसके बाद मुझे ISP ने लकी बना दिया है अच्छा। जब मैं यहाँ पर एज अ स्टूडेंट आई थी, ज़बरदस्त को। क्योंकि यहाँ पर आने के बाद भी इतने स्टूडेंट्स में मेरी अलग से पहचान थी। मेरे टीचर्स ने मुझे पहचाना। ये कहते हैं ना कि जौहरी जो हीरे को तराशता होता है, हाँ हाँ। इस तरह की एग्जाम्पल है। तो वही मेरे टीचर्स ने मेरे साथ किया। उन्होंने मेरी जो है ना सलाहियतों को उजागर करने के लिए मुझे चांस दिया। सही। प्रेजेंटेशंस यहाँ पर दी यूनिवर्सिटी लेवल पे। तो वो वैसे आ गया। और इसके अलावा मेरी अम्मी एजुकेटेड नहीं है, लेकिन उन्होंने मेरी तरबियत ऐसी की है कि कोई उनको कह नहीं सकता कि वो एजुकेटेड नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अब ये काम, अब मैं पूछ रही हूँ कि आपका ISP का एक्सपीरियंस कैसा है? ये आपका पहला जॉब था? नहीं, पहले आपने टीचिंग की थी? टीचिंग की, उसके बाद मैंने बोर्ड एग्जाम में इन्विजिलेशन की हुई है, घर पे ट्यूशन भी पढ़ा चुकी हूँ मैं बच्चों को। और ये मेरा पहला नॉन टीचिंग जॉब है और ये पार्शियल टीचिंग भी है। और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा जो है ना, इसने मुझे लकी फील करवाया। और अभी तक, और जो मुझे लगता है कि जब तक मैं इस जॉब पर रहूँगी ना, मैं अपने आप को हर दिन लकी फील करती रहूँगी। उसका रीज़न ये है, मेरे अब्बू चाहते थे मैं डॉक्टर बनूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया, और मेरी अम्मी चाहती थी कि मैं टीचर बनूँ। मेरी जॉब है फार्मेसी डिपार्टमेंट में, जो कि मेडिकल फील्ड है। और ये पार्शियल टीचिंग है, टीचर्स करवा देते हैं, बच्चों को पढ़ा देते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन दे देते हैं। उसके बाद बच्चे लैब में आकर एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म करते हैं उनको गाइड मैं कर रही होती हूँ। जब उन्हें ज़रूरत होती है उनके अपरेटस वगैरह को स्टार्ट करके देना, केमिकल्स वगैरह प्रोवाइड करना, गाइडेंस। और केमिकल का नॉलेज भी बहुत ज़रूरी है। हाँ ये तो एक जी। बहुत मुश्किल काम है। जब मैं ज़रा आई सी थी, गलती हाँ से जी। इतने बड़ा नुकसान का अंदेशा रहता है। जी, देखें ये कुछ मेरा हाफज़ा अच्छा रहा है बचपन से माशाल्लाह। लकीली। मैं जब यहाँ आई थी ना, मुझे सिर्फ 2 केमिकल के नेम आते थे आज से 8 माह पहले। और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं अपने पूरे लैब के मेरे 50+ केमिकल हैं और मैं बगैर देखे लिस्ट बना के दे सकती हूँ। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। मतलब Experience, आपको हाँ। सीखने का भी बहुत शौक है, तो इस वजह से नई नई चीज़ें सीखते हैं। तो हाँ आप इसलिए जी। खुश हैं कि इसमें पार्शली आप डॉक्टर्स के साथ भी काम हाँ कर रही हैं जी। और टीचिंग भी कर रही हैं, तो दोनों के ख्वाब पूरे और हो रहे हैं। तीसरा ये कि मैं नॉन टीचिंग करना चाहती थी, तो ये नॉन टीचिंग भी है। सही सही। फ्यूचर प्लान क्या है साइमा आपके? फ्यूचर प्लान मैडम, मेरे ना ये सोच है कि लड़की को ना, मेरी अपने लिए है वैसे तो, अपने लिए प्लान हाँ बताएं। जी, मैं कभी ना अपने लिए बेचारी का वर्ड नहीं सुनना चाहती फ्यूचर में। कमाल कमाल। क्योंकि अल्लाह ताला ने देखे मेरी लाइफ को बाकियों से बहुत डिफरेंट रखा है। मैं बाकियों जैसी नहीं हूँ, मेरे हालात उनके जैसे रहे हैं, अभी भी हो जाता है। देखिए अप्स एंड डाउन तो लाइफ का हिस्सा है, बिल्कुल। लेकिन मैंने अपने आप को ना किसी लेवल पे पहुँचाना है, मैंने इंशाल्लाह। अपनी पहचान बनानी है। इंशाल्लाह। तो अब हमारे प्रोग्राम का, बातें बहुत मज़े की कर रहे हो आप साइमा, लेकिन जी। हमारे प्रोग्राम का टाइम आपको पता है थोड़ा होता है। तो मैं चाहूँगी कि आप इस कैमरा को देखते हुए मैसेज दें। जी मैडम, मैं मैसेज देती हूँ, लेकिन मैंने ना 2 मिनट के लिए हाँ बिल्कुल, बात करें। यहाँ पर आकर ना मुझे एक और चीज़ में ISP ने लकी फील करवाया है। और ऐसा सबके साथ नहीं होता। आई थिंक पूरी दुनिया में ये मैं ही हूँ ऐसी इंसान की जिसके साथ ऐसा हुआ है। आपको पता है हमारे डिपार्टमेंट के एक्स चेयरमैन की डेथ हुई जी है, बिल्कुल बिल्कुल सर महबूब रब्बानी साहब। बिल्कुल। मेरे अब्बू की डेथ को 18 साल हो गए। मेरे अब्बू जब उनकी डेथ हुई थी, जो मुझे उनका याद है ना, उनका फेस वगैरह, तो वो एज इट इज़ मैंने सर के अंदर पाया है। जब मैं यहाँ पर आई,
जब मेरा इंटरव्यू था, जब मैंने उनको पहली बार देखा ना, मुझे ऐसा लगा कि मेरी दुनिया थम गई थी कि मैंने 18 साल के बाद अपने अब्बू को देखा है। जब वो डिपार्टमेंट में होते थे और उस जब तक वो रहे, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, जब तक वो रहे ना, मैं इतनी खुश होकर आती थी। और जैसे ही मैं ISP के रूट में बैठती थी ना, मैं अपने आप को दुनिया की सबसे सेफ और सिक्योर लड़की फील करती थी। माशाल्लाह। देखिए, बाप का साया बहुत बड़ी नेमत होता है। तो उनको देखकर मुझे लगा कि ना मैंने अपने अब्बू को पा लिया। जब सर डेली आते थे ना मेरी लैब में, जब भी उनका विजिट होता था, उनकी ड्यूटी थी, वो विजिट करते थे जब हम काम करवा रहे होते थे, टीचर्स काम करवा रहे होते थे। मैं डेली सर को ये कहती, सर आप में ना मुझे मेरे अब्बू नज़र आते हैं। और वो खुश होते थे, वो मेरे सर पे हाथ रखते थे और हमेशा वो मुझे ना ये दुआ देते रहे हैं जब तक वो मौजूद रहे कि अल्लाह ताला बेहतर करेगा। और जब उनकी डेथ हुई तो वो फिर मेरे लिए वही सारे सिनेरियोज थे। अल्लाह ताला उनको अजर दे ज़िंदगी में। तो उन बहुत अच्छे काम किए हैं, हर बंदा उनकी तारीफ़ करता है। अल्लाह ताला उनकी आखिरत में भी इतनी आसानियाँ पैदा फरमाए। मैसेज देंगे आप? हाँ जी, मैं मैसेज ये देना चाहूँगी, ये स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, सबके लिए है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो आप ना आसानियाँ पैदा करना शुरू कर दें। हेल्प को ना अपना हिस्सा बना लें। और हेल्प कोई फाइनेंशियली नहीं होती है, सिर्फ हर तरह की होती है। आप किसी को मशवरा दे दें, वो भी आपकी हेल्प है। अगर कोई उदास है, उसको आप थोड़े 2-3 वर्ड्स ऐसे बोल दें जिससे उसको हौसला मिल जाए, ये भी एक हेल्प होती है। और ये अगर आप नेट वगैरह चेक करें तो उसमें ना ये वीडियोस होती हैं कि किसी को मुस्कुरा कर देखना भी सदका है। तो ये साथ ही आपके 2 काम हो रहे होते हैं, किसी को अच्छे वर्ड्स बोल देना, किसी को मशवरा देना, ये भी सदका जारिया है। तो ये साथ साथ आपके 2 काम हो रहे होते हैं, एक आप हेल्प कर रहे होते हैं और मदद हो रही होती है, और साथ ही आप जो है ना सदका दे रहे होते हैं। जितनी आपका मकसद बुलंद होगा ना, उतनी ही आप अपने दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करना शुरू करते हैं। आप कर दूसरों के लिए होते हैं, लेकिन बज़ाहिर वो नज़र आ रहा होता है कि आप दूसरों के लिए कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली वो सब कुछ आप अपने लिए कर रहे होते हैं। एक लास्ट चीज़ कि आप ना अपनी नीयत को साफ़ रखें। अगर आप ज़िंदगी में वाकई कुछ करना चाहते हैं, अपने साथ सिंसियर हो जाएं, अपनी नीयत को साफ़ रखें। अगर आप ये रूल अपना लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी की जो मुश्किलात हैं वो अपने आप हल होती चली जाएंगी। थैंक यू वेरी मच मैडम। थैंक यू साइमा। आपको मालूम है कि कितनी छोटी सी उम्र में आप कितनी बड़ी बड़ी और इमोशनल बातें करती हैं, माशाल्लाह। और यकीनन आपका ये प्रोग्राम देख के बहुत सारे यंग बच्चियों को बहुत मोटिवेशन मिलेगी। मैं खुद बहुत खुश हुई हूँ आपको यहाँ पर रख के। थैंक यू सो मच मैडम। मैं आपकी भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ क्योंकि मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप आई। बहुत शुक्रिया आपका। ये तो मैडम आपका बड़ा फन है। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ क्योंकि आपकी वजह से मुझे अपनी अम्मी का सपना पूरा करने का मौका मिला है। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला उनको सेहत दे और आपके सर पे साया सलामत रखे। जी, आपने नाजरीन देखा आज एक छोटी सी लड़की, एक खूबसूरत और बाहिम्मत लड़की की कहानी को देखा, सुना। मैंने जो बात आज साइमा की सारी बातों से ली है वो ये है जो हमेशा मैं बताती हूँ कि हर पर्सनालिटी से मैं कुछ नया सीखती हूँ, कुछ ऐसा जो उस दिन मैं बता सकूँ। साइमा ने जितनी बातें साइमा अली शेर ने की आज, उन सारी बातों में उसने हर उस बंदे का शुक्रिया अदा किया जिसने उसको किसी एक पल के लिए भी सर पे हाथ रखा, किसी एक पल के लिए दुआ दी, कभी एक वक्त का कुछ अच्छी बात की। हर उस बंदे का शुक्रिया अदा किया उसने और हर उस बंदे को दुआ दी। तो हमारे साथ हमारी ग्रूमिंग में इतने सारे लोगों का हिस्सा होता है। हमारे वालिदैन का तो होता ही है, दोस्तों का, उस्तादों का और इर्द गिर्द माहौल का, इदारों का। और आज मैंने इस छोटी सी बच्ची से के मुँह से ये बात देखकर कि ये कितनी शुक्रगुजार है और तभी रब इसको नवाज रहा है, ये वो बात है जो आपको सीखनी है। आप थैंक गिविंग हो जाएं। अल्लाह ताला आपकी शुक्र के बदले में, और नेचर भी आपके शुक्र के बदले में आपको कहीं ज़्यादा नवाजती है। खुश रहें, आबाद रहें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और साइमा अली को इजाज़त दें। इंशाल्लाह अगली दफ़ा फिर चमकते सितारे के साथ आएंगे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। ISP पाइंदाबाद। वजूद ज़न